हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसको शॉर्ट में BRSB कहा जाता है, यानी कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इस चैप्टर का आज हमारा फर्स्ट ही लेक्चर है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे मीनिंग ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, यानी कि BRS का अर्थ क्या है, कॉजेज फॉर डिफरेंसेस इन कैश बुक एंड पासबुक। देखो, इस चैप्टर के अंदर आप दो बुक जो है उनकी मैचिंग करके एक स्टेटमेंट बनाओगे, तो इसमें हम देखेंगे कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस होने के रीजन क्या क्या है, वो स्टडी करेंगे। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की जो है आवश्यकता या महत्व क्या है, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसकी एक कहानी सी हम समझ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये देखो, हम जो है कर रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन। इसमें क्या होता है, कैश बुक और पासबुक का जिक्र आया है। तो देखो, ये है एक एक्स लिमिटेड कंपनी। कौन सी है? एक्स लिमिटेड कंपनी है ये तो। ठीक है, और ये है एक बैंक। कोई भी बैंक लगा सकते हो आप, बैंक SBI PNB जो भी बैंक है। तो देखो, बिजनेस और बैंक के आपस में क्या होते हैं, रिलेशन होती हैं। बैंक और बिजनेस के आपस में रिलेशन, कैसे रिलेशन होते हैं? क्योंकि जो बिजनेसमैन के पास जो एक्सेस मनी होती है वो क्या करता है, बैंक में डिपॉजिट करवाता है, और बैंक जो है उसको जो है उस पे ब्याज देती है। और आजकल तो बैंक जो है डिपॉजिट और लोन देने के अलावा बहुत सारे और कार्य भी करने लगी है, एज एजेंट के तौर पर काम करने लगी है। तो बैंक जो बिजनेस है उससे कुछ चार्जेज भी वसूल करती है। तो देखो, एक जो बिजनेसमैन होता है वो कौन सा अकाउंट ओपन करवाता है बैंक में? करंट अकाउंट ओपन करवाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका भी बैंक में अकाउंट है, तो बैंक जिसका भी अपने अकाउंट ओपन करता है तो उसके नाम से एक पासबुक बना देता है। आपकी पासबुक देखना, सेम वैसी ही पासबुक जो है, आप चाहे बिजनेस करो चाहे नॉन बिजनेसमैन हो, अगर आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाओगे तो आपकी बैंक एक पासबुक बना देगा। जैसे हमने बनाई है ये राम्स पासबुक। पासबुक का फॉर्मेट ये होता है, डेट होती है पर्टिकुलर, यहाँ हम ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन कैसी होती है? या तो आप बैंक में रुपए डिपॉजिट करवाते हो, या निकालते हो, या चेक लगाते हो आप पेमेंट करने के लिए, या चेक की अमाउंट रिसीव करते हो, या बैंक आपसे कमीशन वसूल करता है, या बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट वगैरह देता भी है। तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन यहाँ लिखी होती है। यहाँ आगे है कॉलम डेबिट और क्रेडिट। अब डेबिट कब करेगा बैंक और क्रेडिट कब करेगा? अब देखो, जब बैंक जो है अभी आप ऐसे लेके चलें कि मान लो आप अपने रुपए बैंक में जमा करवाते हो, तो बैंक आपके कौन से कॉलम में करेगा? ये जमा का खाना हो गया। तो जब भी आप कोई भी रुपए बैंक में जमा करते हो तो बैंक जो है पासबुक में क्रेडिट वाले कॉलम में जमा कर देता है। ठीक है, और जब आप पैसे निकालते हो तो कहाँ लिखता है वो? डेबिट में। यहाँ मैं निकालना लिख रही हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ड्रॉ। जब ड्रॉ करते हैं हम रुपए तो बैंक कहाँ लिखता है? डेबिट कॉलम में लिखता है। ठीक है, ये हमारे ट्रांजैक्शन हो गया। ट्रांजैक्शन से निकालने की हो, जमा करने की हो, यहाँ पर डेट वाइज लिख दी जाती है। मोस्ट ऑफ बैंक का जो फॉर्मेट होता है पासबुक का यही होता है। ठीक है, और कुछ इस टाइप का भी फॉर्मेट होता है, डेबिट क्रेडिट हॉरिजॉन्टल भी होता है, पर वर्टिकल ही मोस्ट ऑफ मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये तो बना लिया फॉर्मेट बैंक ने। ठीक है, अब आते हैं, ये अब कंपनी है, एक्स लिमिटेड कंपनी है, बैंक के साथ इसकी ट्रांजैक्शन होगी, क्योंकि आजकल आपको पता है कि बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जिसमें चेक इशू किया जाता है और चेक से ही पेमेंट ली जाती है। तो बैंक क्या करती है, अपने बैंक के साथ कंपनी क्या करती है, बैंक के साथ जो इसका लेन देन है उसका पूरा ब्यौरा रखने के लिए और अपने कैश का ब्यौरा रखने के लिए कैश बुक बनाती है विद बैंक कॉलम। क्या करती है? कैश बुक बनाती है विद बैंक कॉलम। आपको कैश बुक का परफॉर्मा तो याद होगा। देखो, इसकी दो साइड होती है। ये है डेबिट साइड। डेबिट साइड में यहाँ लिखी जाती है डेट, फिर रिसिप्ट, फिर कैश कॉलम आ गया, बैंक कॉलम आ गया, फिर ये क्रेडिट साइड की डेट। ये कॉलम छोटा लग गया थोड़ा सा।
पेमेंट, क्योंकि पेमेंट जो होती है वो क्रेडिट साइड होती है, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। तो इस तरह से जो बिजनेसमैन है या कंपनी है वो इस तरह से फॉर्मेट में बनाती है कैश। अब बात आती है, अभी देखो जो बैंक रिकंसिलिएशन की बात आती है वो ये देखती है कि हर एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि मेरे खाते में यहाँ पर जो जमा है, यहाँ बैंक के पास जमा मतलब यहाँ जो पैसा आएगा, ठीक है, रिसिप्ट लिखा है, यहाँ भी जो जमा होगा अकाउंट में वो पैसा होगा। तो यानी कि ये कॉलम बैंक का बिजनेस आपकी कैश बुक या बैंक जो है कॉलम है, कैश बुक का बैंक कॉलम का जो डेबिट और आपका पासबुक का क्रेडिट कॉलम आपस में क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए, मैच करना चाहिए आपस में। ये दोनों क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ 10,000 अमाउंट है तो यहाँ भी 10,000 होनी चाहिए। जायज तो यही बनता है, क्योंकि एक कंपनी ने जितने रुपए कंपनी के पास आए हैं तो या तो वो कैश में रखेगा, तो यहाँ रखेगा अपने यहाँ पर कैश में, या फिर वो बैंक में जमा करेगा तो इस तारीख को यहाँ रिसिप्ट जो भी है जिससे भी मिला है या हमने बैंक में जमा करवाया है यहाँ इस कॉलम में डाल देंगे। अगर हम यहाँ जमा करवाएंगे तो वो हमारे पासबुक में कौन सी साइड लिखे जाएंगे, क्रेडिट साइड लिखे जाएंगे। तो इस तरह से ये दोनों अब याद कर लो, कैश बुक का जो है डेबिट साइड बैंक कॉलम और पासबुक का क्रेडिट कॉलम एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अभी डिफरेंस आता है इसमें, कहाँ आता है वो बताऊंगी। पहले ये कॉलम बराबर होने चाहिए। अब देखो यहाँ हम कोई भी पेमेंट करते हैं वो बैंक से पेमेंट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, कैश करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। हम कैश वाला छोड़ देते हैं एक बार के लिए, ठीक है, हमें समझना है बैंक कॉलम वाला। तो देखो आप कोई भी पेमेंट, कोई चेक देते हो तो पेमेंट होगी आपका बैंक में से कटेगा पैसा, कोई किसी को भी आप पेमेंट करते हो, ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो तो पैसा कहाँ से कटेगा, बैंक में से। तो इस दृष्टि से आपका कैश बुक का बैंक कॉलम क्रेडिट साइड वाला और पासबुक का डेबिट जो कॉलम है वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। मान लो यहाँ आपने 5,000 की पेमेंट की है तो यहाँ भी आपके अकाउंट में से 5,000 डिडक्ट हो जाएंगे। ये भी क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। बट देखो कई बार क्या होता है, बैंक जो बिजनेसमैन है वो कोई चेक बैंक में भेज देता है। डिफरेंस कहाँ आता है वो बता रही हूँ आपको। मान लो यहाँ चेक भेज दिया बैंक में, तो हमने कहाँ जमा कर दिया, जैसे कि 10,000 का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट के लिए भेजा है तो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ हमने बैंक में भेजा है तो हमने यहाँ पर लिख दिया टू चेक इन हैंड, जो भी है एंट्री कर देंगे हम, बैंक कॉलम में डाल दिया। अब हमने तो यहाँ अपने पास जो कैश बुक है इसमें तो हमने 10,000 की एंट्री कर दी। क्या जिस टाइम आपने अपने कैश बुक में 10,000 की एंट्री की, क्या उसी टाइम बैंक को पासबुक में भी होगी? नहीं, क्योंकि आज आपने 1 तारीख को 1 जनवरी को जो चेक दिया है आपने तो 1 जनवरी को एंट्री कर दी, बट वो चेक कहाँ जाएगा, वो चेक जाएगा बैंक के पास और बैंक उसी दिन बैंक में इसकी जो है जो चेक है वो क्लियर नहीं होता। तो अगर 1 जनवरी को आप अपना कैश बुक का बैंक कॉलम डेबिट साइड का और अगर पासबुक का क्रेडिट साइड मिलाने लगोगे तो डिफरेंस आएगा। डिफरेंस कैसा आएगा, क्योंकि कैश बुक का ज्यादा मिलेगा और पासबुक का कम। क्यों? क्योंकि हमने जो चेक इशू की, जो चेक हमने डिपॉजिट करवाया है, जो चेक किसी कस्टमर से आया हुआ था वो हमने यहाँ कैश बुक में तो एंट्री कर दी, बट वो चेक अभी क्लियर होके डिपॉजिट नहीं हुआ तो यहाँ पर पैसे नहीं लिखे जाएंगे। इस कारण से देखो यहाँ पर नहीं डिपॉजिट हुए और यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इस कारण से कैश बुक का बैंक कॉलम जो है डेबिट साइड ज्यादा होगा जबकि पासबुक कम होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं जो आपका बिजनेसमैन है, आपने जो है एक चेक इशू किया है अपने वेजेस पे करने के लिए,
ठीक है, वो चेक आपने इशू कर दिया 5000 का, आपने क्रेडिट साइड लिख दिया, पेमेंट है तो क्रेडिट साइड चेक लिख दिया। आपने तो जैसे ही चेक काटा उसी टाइम आपने क्रेडिट साइड में लिख दिया, पर क्या बैंक जो है वो ये 5000 रुपए जो आपने चेक इशू किया है, जो चेक लिख के दिया है, क्या उसी टाइम बैंक में से वो कट जाते हैं आपके पैसे? नहीं कटते, क्योंकि उसमें टाइम का डिफरेंस होता है, कुछ टाइम लग जाता है, 1 दिन का, 2 दिन का, 24 घंटे, 48 घंटे। तो जब तक ये चेक यहां से ड्रॉ नहीं होता 5000 का, तब तक आपका कैश बुक का बैंक कॉलम क्रेडिट साइड जो है ज्यादा शो करेगा और पासबुक का डेबिट बैलेंस जो है कम शो करेगा। तो इस तरह से ये डिफरेंस आ जाता है। अब ये तो हमने बिजनेसमैन की तरफ से पढ़ा है। अब मान लेते हैं बैंक है, बैंक ने क्या किया, आपका जो भी यहाँ पैसा है बैंक उस पर क्या करता है, इंटरेस्ट देता है आपको इंटरेस्ट। तो बैंक जैसे ही इंटरेस्ट देता है तो वो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो बैंक ने वो इंटरेस्ट क्या किया, जो भी इंटरेस्ट है, जैसे 100 रुपीज आपके अकाउंट में जमा कर दिया, आपके अकाउंट में जमा कर दिया, तो वो पैसा कहाँ मिलना चाहिए आपको, यहाँ मिलना चाहिए। बट जब तक आप अपनी पासबुक पूरी नहीं करवाओगे तब तक आप यहाँ पर नहीं लिखोगे कि हमें 100 रुपीज इंटरेस्ट मिला है, नहीं लिखोगे। तो हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट दिया है। तो पासबुक में तो आपका डिपॉजिट हो गया यहाँ, तो पासबुक इस साइड में, अभी देखो इस कंडीशन में पासबुक का जो क्रेडिट साइड है वो ज्यादा हो जाएगा और कैश बुक का डेबिट साइड का बैंक कॉलम जो है वो कम रहेगा, जब तक आप पासबुक पूरी नहीं करवाते हो। तो ये अभी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये जो थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस लगता है, इस डिफरेंस को चेक करने के लिए इन दोनों बुक को साथ में लेकर एक तीसरा विवरण बनाया जाता है, जिससे इनके डिफरेंस का पता चल जाए, और उसी डिफरेंस का पता लगाने वाले विवरण को ही या स्टेटमेंट को ही बैंक रिकंसिलिएशन या बैंक समाधान विवरण कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको इसी के बेस पे थ्योरी करवाऊंगी, ठीक है, और पॉइंट वाइज करवाऊंगी आपको थ्योरी, और ये साथ के साथ आपको दिखाती जाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो थ्योरी के पॉइंट है वो किस तरह से प्रूव हो रही हैं। तो पहले हम इसका मीनिंग कर लेते हैं। तो अब मैं थ्योरी आपको थोड़ी जल्दी ही करवाऊंगी इसमें पढ़ के। मीनिंग ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कैश बुक के डेबिट साइड, यहाँ देखो कैश बुक के डेबिट साइड में लिखी गई प्रविष्टियां पासबुक के क्रेडिट साइड में लिखी गई एंट्री से मिलनी चाहिए, जो कि आपको बताया है अभी, ठीक है। और कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिखी गई एंट्री पासबुक के डेबिट साइड से लिखी गई एंट्री से मिलनी चाहिए। किसी भी समय कैश बुक द्वारा प्रदर्शित किया गया बैंक बैलेंस जो है पासबुक द्वारा दिखाए गए बैलेंस से क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। बट कई रीजन जैसे हमने बताए हैं कि कई बार इन दोनों शेषों में अंतर पाया जाता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक निश्चित तिथि को कुछ एंट्री ऐसी पाई जाती है जिन्हें कैश बुक में तो लिख दिया जाता है परंतु अभी तक पासबुक में नहीं लिखा गया, या फिर जिन्हें पासबुक में लिख दिया जाता है बट उन्हें अभी तक कैश बुक में नहीं लिखा गया। इन्हीं कारणों से दोनों पुस्तकों के शेष में अंतर के कारणों का पता लगाने के लिए, जो अंतर हुए हैं उनके कारणों का पता लगाने के लिए और उन्हें दूर करने के लिए एक विवरण बनाया जाता है, जिसे बैंक रिकंसिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या बैंक समाधान विवरण कहा जाता है। तो ये हमारा था जो है इसका मीनिंग है, ठीक है। अब देखो, अब हम इसके करेंगे सेकंड जो पॉइंट है वो हमारा आता है डेफिनेशंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक समाधान विवरण वह विवरण है जो मुख्यतः पासबुक के बैलेंस को, यहां ध्यान रखना बैंक समाधान विवरण क्या है, पासबुक के बैलेंस को कैश बुक के बैलेंस से मिलाने के लिए तैयार किया जाता है, उसे ही बैंक समाधान विवरण कहा जाता है। तो इस तरह से इसको ही क्या कहा जाता है, बैंक समाधान विवरण कहा जाता है। अब आता है
कॉजेस फॉर डिफरेंस इन कैश बुक एंड पासबुक। क्या दे रहा है ये, कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस होता है उनमें डिफरेंस आने के कारण क्या क्या है। तो देखो मोटे मोटे तौर पे दो कारण है। सबसे पहला कारण है डिफरेंसेस कॉज्ड बाय टाइम गैप, समय अंतराल इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, लेन देनों के लेखांकन में समय अंतराल के कारण। यानी कि समय अंतराल का मतलब एक बुक में तो लिख दिया और दूसरी बुक में वो लिखा नहीं गया, तो समय गैप आ गया, टाइम गैप के कारण आ गया। दूसरा रीजन होता है लेन देनों के टाइम गैप के कारण आ गया। दूसरा रीजन होता है लेन देनों के लेखांकन में अशुद्धियों के कारण, डिफरेंसेस कॉज्ड बाय एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। तो यहाँ एरर भी कमिट हो सकती है अगर कोई अशुद्धि हो जाए। अशुद्धि मतलब है कि आपने एक चेक इशू किया है, वो चेक आपने कैश बुक में, मान लेते हैं यही समझाती हूँ आपको, मान लेते हैं आपने चेक इशू किया है, ठीक है, आपने चेक इशू किया है 5000 का, आपने चेक इशू किया 5000 का, किसको किया है, किसी को भी कर दिया हो, चाहे रवि राम श्याम, तो वो यहाँ आपने लिखा नहीं, और जब बैंक जो है वो उस चेक के पैसे ड्रॉ करेगा तो बैंक यहाँ पर लिख देगा। जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो 5000 जो है पासबुक का डेबिट साइड ज्यादा मिलेगा, बट कैश बुक के बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड आपको कम मिलेगा। क्यों मिलेगा कम, क्योंकि यहाँ पर आप क्रेडिट साइड लिखना ही भूल गए, ये 5000 लिखना चाहिए था जो कि आपने नहीं लिखा। इस कारण से क्या होगा, इनमें डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरह के कारण होते हैं। तो दो तरह के कारण है, एक तो जो रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन में टाइम गैप होने के कारण, और दूसरा जो कारण है वो एरर के कारण। अब जो टाइम गैप वाले हैं वो बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट हमारा है वो पॉइंट है डिफरेंसेस कॉज बाय टाइम गैप। कौन सा बताया, समय अंतराल के कारण जो रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन है उसमें गैप आ जाता है, उसके बारे में। तो पहला पॉइंट है, आपको ध्यान से करना है, अगर ये पॉइंट अगर ध्यान से समझ के कर लोगे तो ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। पहला है व्यापारी द्वारा निर्मित किए गए चेक। किसने किया, व्यापारी द्वारा निर्मित किए गए चेक जो अभी तक भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत नहीं किए गए। चेक इशूड, क्या किया, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। अब देखो आपको क्या करना है, जैसे वेजेस पे करनी है, ठीक है, आपको वेजेस पे करनी है, तो आपने क्या किया, एक चेक इशू कर दिया, ठीक है, आपने चेक इशू कर दिया वेजेस के बदले में, तो आपने यहां लिख दिया बाय वेजेस। चेक इशू कर दिया तो आपने यहां 2000 रुपीज तो लिख दिया, यहां पर लिख दिया आपने बैंक कॉलम में, बाय वेजेस लिख के आपने 2000 बैंक कॉलम में तो लिख दिया, क्योंकि आपने चेक इशू कर दिया। क्या कर दिया आपने, चेक इशू कर दिया, लिख दिया, लिख कर दे दिया है, ठीक है। तो आपने तो अपनी पासबुक के बैंक कॉलम में क्रेडिट में कर दिए कि हाँ 2000 रुपए का हमने चेक दिया है, पर ये चेक जिस भी बंदे को दिया है, जैसे राम को दिया है, पर राम ने जो है बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, राम ने क्या किया, बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। तो जब तक राम ये प्रेजेंट नहीं करेगा तब तक आपके यहाँ पर जो है ये 2000 रुपए है ये ड्रा नहीं होंगे, नहीं होंगे ड्रा, क्योंकि ये चेक राम के पास है। राम जब बैंक में प्रेजेंट करेगा तभी बैंक जो है आपकी पासबुक में से या आपके अकाउंट में से 2000 रुपए ड्रा करेगा, पर राम ने प्रेजेंट ही नहीं किया तो ये 2000 रुपए नहीं निकलेंगे आपके अकाउंट में से। तो इस कारण से अगर नहीं किया तो यहां नहीं लिखे जाएंगे पैसे। इट मीन्स अब अगर देखें तो ये कैश बुक के बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड ज्यादा होगा और पासबुक का डेबिट कम होगा। क्यों, क्योंकि टाइम गैप हो गया। यहां तो चेक इशू होते ही कैश बुक में तो एंट्री कर दी क्रेडिट साइड बैंक कॉलम में, बट पासबुक में एंट्री नहीं हुई है क्योंकि चेक प्रेजेंट नहीं हुआ। प्रेजेंट न होने के कारण उसकी अमाउंट ड्रॉ नहीं हुई, और जब तक ड्रॉ नहीं होती है तब तक बैंक आपके अकाउंट में डेबिट नहीं करता। तो ये इस कारण से क्या होगा, इन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, और इस डिफरेंस को
पता लगाने के लिए क्या बनाया जाता है, बैंक रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो इसकी थ्योरी देख लेते हैं। अपने किसी लेनदार को भुगतान करने के लिए जब फर्म कोई चेक काट कर देती है तो फर्म तुरंत ही इसकी एंट्री कैश बुक के बैंक खाते में क्रेडिट साइड में कर देती है, परंतु बैंक इसे फर्म के खाते के डेबिट में तभी लिखेगा जबकि इस चेक को वास्तविक रूप में बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और बैंक इसकी अमाउंट को काट देगा, तभी जाकर करेगा। जब तक ये बैंक में प्रेजेंट नहीं होगा तब तक कैश बुक और पासबुक दोनों में डिफरेंस रहेगा। अब आता है थर्ड पॉइंट आपका है, सेकंड पॉइंट है चेक बैंक में जमा कराने के लिए भेजे परंतु अभी तक वसूल नहीं हुए। चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन, क्या कह रहा है, फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब यहां पर देखो आपको कुछ रुपया मिलना था किसी से, ठीक है, किसी से आपको रुपया मिलना था और उसने क्या किया, चेक दे दिया। आपने क्या किया, जैसे ही चेक आया तो आपने यहाँ से, जैसे कि राम श्याम किसी से मिला है, तो आपने जैसे ही चेक आया यहाँ लिखा और आपने 10,000 रुपए चेक बैंक में लगा दिया और आपने कैश बुक के डेबिट साइड में बैंक कॉलम ने आपने 10,000 रुपीज लिख दिए, ठीक है। आपने तो जैसे ही चेक मिला उस चेक को बैंक में भेज दिया है, तो वो चेक किसी ने भी दिया हो, सेम डे अगर भेज दिया है तो भी हम क्या लिखेंगे, जैसे कि रवि ने दिया है, ठीक है, रवि ने दिया है तो हम यहां लिख देंगे टू रवि। रवि ने दिया है और वो चेक कहां चला गया, बैंक में क्लियर होने के लिए चला गया। तो हमने कैश बुक के डेबिट साइड बैंक कॉलम में तो 10,000 रुपए लिख दिए, पर बैंक ने क्या किया, उस चेक को अभी तक वसूल नहीं किया। उस चेक का जो रुपए हैं, यानी कि वो चेक क्लियर नहीं हुआ, सीधी सी बात है। जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक बैंक पासबुक में क्रेडिट साइड में कोई भी एंट्री नहीं करता है। तो इस कारण से अगर दोनों में डिफरेंस देखोगे तो ये समय का गैप हो गया, यहाँ तो लिखा गया बट यहाँ पे क्लियर ना होने के कारण क्रेडिट साइड नहीं लिखा गया। इस कारण से कैश बुक के डेबिट साइड का बैंक कॉलम ज्यादा शो करेगा और पासबुक का क्रेडिट साइड कम शो करेगा, तो दोनों बुक में डिफरेंस आपको मिलेगा। तो अब इसकी थ्योरी देखो। जैसे ही एक फर्म को अपने ग्राहकों से चेक प्राप्त होते हैं तो वह उसी समय कैश बुक के डेबिट में बैंक कॉलम में इसकी एंट्री करके इसे बैंक में वसूली के लिए भेज देती है, परंतु बैंक फर्म के खाते में इन चेकों का रुपया तब तक जमा नहीं करेगा जब तक कि बैंक को इन चेकों का रुपया अन्य बैंकों से वसूल नहीं हो जाता है। सीधी सी बात है, जब तक वसूल नहीं हो जाएगा तब तक बैंक क्या करेगा, आपके इस कॉलम में पैसे नहीं लिखेगा। तो इस कारण से इन दोनों में क्या रहेगा, जब तक कैश चेक क्लियर नहीं होगा तब तक ये दोनों जो है, दोनों बुक इनमें आपस में डिफरेंस रहेगा। कैश बुक ज्यादा शो करेगी, पासबुक कम शो करेगी, ठीक है। तो ये था हमारा, जब आपको चेक आपको मिल गया है और आपने चेक लगा दिया है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है बैंक में वसूली के लिए भेजे गए चेक जिन्हें बैंक ने अप्रतिष्ठित कर दिया गया। अप्रतिष्ठित मतलब डिसऑनर कर दिया गया। चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। अभी इसी का ही लेते हैं। जो रवि से हमें चेक मिला था हमने उसको लिख दिया रवि और बैंक में भेज दिया 10,000 का चेक हमने बैंक में भेज दिया। जैसे ही हमने क्या किया, बैंक में भेजा, इस चेक को हमने क्या किया, यहाँ पर कैश बुक के डेबिट साइड में बैंक कॉलम में पोस्टिंग कर दी और उस चेक को कहाँ भेज दिया, हमने बैंक के पास भेज दिया है, यहाँ बैंक में भेज दिया। पर बैंक ने क्या किया, उस चेक को जैसे ही क्लियर करवाना चाहा, यानी कि यहाँ डिपॉजिट करना चाहा उसका पैसा, बट वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया तो क्या वो पैसा यहाँ डिपॉजिट होगा, नहीं होगा। 10,000 रुपीज यहाँ डिपॉजिट नहीं होगा। जब तक वो चेक आपके पास वापिस यहाँ नहीं आ जाता तब तक आपकी ये दोनों बुक का बैलेंस है वो आपस में मैच नहीं करेगा, दोनों में डिफरेंस नजर आएगा। तो इस तरह से दोनों बुक जो है वो दोनों का मिलान नहीं होगा
और इसका मिलान करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, BRS बनाना पड़ेगा। तो इसकी थ्योरी देखो, जब फर्म किसी चेक को बैंक में जमा कराने के लिए भेजती है तो उसे उसी समय रोकड़ बही के, रोकड़ कैश बुक के बैंक खाने के डेबिट साइड में लिख देती है, परंतु कभी कभी चेक डिसऑनर हो जाता है जिससे कि पासबुक के क्रेडिट में इसकी एंट्री नहीं होती। तो इस कारण कैश बैलेंस, कैश बुक बैलेंस और पासबुक का जो बैलेंस है वो मैच नहीं करेगा। कैश बुक का बैलेंस पासबुक की तुलना में बढ़ा हुआ ही शो होगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आपका है, फोर्थ पॉइंट है बैंक द्वारा ब्याज दिया गया ब्याज, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। अब देखो यहां पर बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट देता है आपको, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे हैं तो बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट ऑन अमाउंट। यहां बैंक ने क्या किया, इस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट, ये जो भी है, ठीक है, इंटरेस्ट दिया है बैंक ने यहां पर जो जमा था, यहां पर जो पैसा बाकी था उसका इंटरेस्ट दिया, वो इंटरेस्ट 1000 रुपीज बना। बैंक ने यहां जो अमाउंट थी उस पे टोटल इंटरेस्ट करके यहां हमारे अकाउंट में जमा कर दिया वो इंटरेस्ट। पर क्या बिजनेसमैन को पता चल जाएगा, बिजनेसमैन को तब तक पता नहीं चलेगा जब तक ये पासबुक बैंक से पूरी नहीं करवाएगा, क्योंकि ये जो पासबुक होती है ये हम रजिस्टर की बात कर रहे हैं और ऐसी ऐसी रजिस्टर की एक कॉपी आपके पास होती है, वो पासबुक ये बिजनेसमैन जो है वो बैंक में ले जाएगा और पूरा करवाएगा, तब उसे इस 1000 रुपए का पता चलेगा कि बैंक ने तुझे 1000 रुपए इंटरेस्ट दिया है। तो देखो अब बैंक ने तो डिपॉजिट करवा दिया या 1000 रुपीज इंटरेस्ट, पर अगर हम मैच करते हैं यहाँ तो कैश बुक के डेबिट साइड में हमने कोई इंटरेस्ट नहीं लिख रखा है, क्योंकि अभी तक बिजनेसमैन को पता ही नहीं है कि मुझे इंटरेस्ट भी मिला है। तो इस कारण से क्या होगा, दोनों बुक जो है इनका आपस में मिलान नहीं होगा और इनमें डिफरेंस होगा। तो देखो इसकी थ्योरी, बैंक ग्राहक के सेविंग अकाउंट में जमा राशि पर प्रत्येक 6 महीने में ब्याज देती है, परंतु ग्राहक को इस ब्याज की जानकारी पासबुक पूरा कराने पर ही मिलती है। इस दौरान कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से कम रहेगा, क्योंकि इस कंडीशन में पासबुक में जमा हो गया, कैश बुक में हुआ नहीं, तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बैंक द्वारा अधिविकर्ष पर वसूल किया गया ब्याज, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। अब देखो इस कंडीशन में क्या होता है, ये इंटरेस्ट तो था बैंक ने दिया है, अब मान लेते हो कि ये बिजनेसमैन है, एक्स लिमिटेड कंपनी है, इसने बैंक से क्या कर रखा, ओवरड्राफ्ट ले रखा है। अब उस ओवरड्राफ्ट पर बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट तो वसूल करेगा। तो बैंक ने क्या किया, इसके खाते में जो पैसे थे उसमें इंटरेस्ट काट लिया, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन लिख दी बैंक ने और यहां पर 500 रुपीज जो है बैंक ने इसके काट लिए, यानी कि इसके अकाउंट में से काट लिए, तो पासबुक में डेबिट कर दिया, ठीक है। पर इस बिजनेसमैन को, एक्स लिमिटेड कंपनी को अभी पता नहीं है कि तेरे बैंक ओवरड्राफ्ट पे 500 रुपीज जो इंटरेस्ट है वो डिडक्ट हो चुका है। तो जब तक, क्योंकि अगर पता चल जाएगा तो वो यहां पर लिख देगा, पर पता ही नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं लिखेगा। तो देखो ये जो है पासबुक का बैलेंस 500 कैश बुक के बैलेंस से ज्यादा शो करेगा। तो इस कंडीशन में दोनों बुक में जो है आपस में डिफरेंस होएगा और दोनों का टोटल जो है आपस में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से इनका टोटल आपस में नहीं मिलता। तो अब देखो थ्योरी इसकी, जब व्यापारी को अपने चालू खाते में से अधिक राशि निकालने की अनुमति मिल जाती है तो इस अधिक निकाली गई राशि को अधिविकर्ष कहते हैं। ये तो आपको पता होगा कि बैंक अधिविकर्ष या बैंक ओवरड्राफ्ट क्या कहते हैं। और ये किस में मिलती है, बैंक ओवरड्राफ्ट केवल जो करंट अकाउंट होता है उसी में अलाउड होता है, दूसरे किसी अकाउंट में ये अलाउड नहीं होता। इस पर बैंक जो ब्याज वसूल करता है, क्योंकि ये जो थोड़े टाइम के लिए अगर आपने बैंक से पैसे ज्यादा निकाल लिए तो एक टाइप का शॉर्ट टर्म लोन सा हो गया, तो उसमें तो बैंक आपसे ब्याज लेगा ही लेगा और वो आपके अकाउंट में से डिडक्ट कर लेगा आपसे बिना पूछे।
तो इस पर बैंक जो ब्याज वसूल करता है उसे समय समय पर बैंक द्वारा ग्राहक के खाते की डेबिट साइड में लिख दिया जाता है, परंतु कैश बुक में इसकी एंट्री तभी की जाएगी ग्राहक बैंक से पासबुक पूरी करवाएगा तभी, क्योंकि कस्टमर को तो तभी पता चलेगा या बिजनेसमैन को तभी पता चलेगा कि तेरे जो है बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट डिडक्ट हो चुका है, जब वो पासबुक पूरी करवाएगा तभी। तो जब तक ये है पूरी कैश बुक में ये अमाउंट नहीं लिखी जाएगी, तब तक पासबुक में का बैलेंस जो है वो कम शो करेगा और कैश बुक का ज़्यादा। कम क्यों करेगा? क्योंकि जो 500 इंटरेस्ट डिडक्ट किया है बैंक ने, उसकी वजह से पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा और कैश बुक में से अभी डिडक्ट नहीं हुआ, तो इस कारण से उसका बैलेंस बढ़ा हुआ नजर आएगा। 6th पॉइंट आपका है बैंक द्वारा बैंक व्यय तथा कमीशन लेना, बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक। अभी देखो बैंक जो है आपको बहुत सारी सर्विसेज देते हैं आप मानते हो, और तो बैंक क्या करता है, इसके बदले में आपसे कुछ रुपया चार्ज करता है, कुछ पैसा वसूल करता है, रुपया चार्ज करता है, कुछ पैसा वसूल करता है, और वो पैसा देखो आप बैंक को देने नहीं जाते, बैंक आपके अकाउंट में से ही चार्ज कर लेता है। मान लेते हैं कोई भी काम किया है बैंक ने आपका, तो बैंक जो है यहाँ वसूल कर लेगा बैंक चार्ज, ठीक है। जैसे एसएमएस चार्ज लिख रही हूं मैं, ठीक है, एसएमएस चार्ज। आपके पास बैंक एसएमएस भेजता है तो उसके चार्ज लेता है, वो कहाँ कट जाते हैं, जैसे 17 रुपीज 82 पैसे, इस तरह से कुछ जो चार्ज होता है वो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली ऐसे डिडक्ट कर लेता है बैंक, क्योंकि आपको मैसेज भेजने की सर्विस दे रहा है। इसी तरह कोई कमीशन है वो भी डिडक्ट कर लेता है। अब देखो बैंक ने क्या किया, बैंक ने आपके अकाउंट में से ये डिडक्ट कर ली, काट लिए पैसे, तो बैंक ने आपकी पासबुक में ये एंट्री कर दी कि इस चीज का ये जो कमीशन है या चार्ज है वो काट लिया गया। बट अगर आप देखोगे कैश बुक देखोगे तो कैश बुक में ये कोई एंट्री नहीं हुई है, या क्रेडिट साइड देखो कोई एंट्री नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि जब ये पासबुक पूरी होगी तभी कैश बुक के अंदर एंट्री की जाएगी। जब तक ये इस कंपनी को या बिजनेसमैन को पता नहीं चलेगा कि इस नाम का कोई चार्ज डिडक्ट हुआ है, तब तक इन दोनों बुक में जो है डिफरेंस आपको नजर आएगा। तो इसकी थ्योरी देखो, बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है, इनके बदले में वह ग्राहक से बैंक व्यय कमीशन वसूल करता है और ग्राहक के खाते में डेबिट कर देता है, परंतु ग्राहक को इन व्ययों की सूचना पासबुक पूरा कराने पर प्राप्त होती है। तब तक कैश बुक और पासबुक में अंतर रहता है। इसके बाद आता है 7 पॉइंट आपका है ग्राहकों द्वारा बैंक में सीधे रकम जमा करवाना, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। तो देखो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपका कंपनी का एक कस्टमर है, रवि नाम का कस्टमर। रवि ने क्या किया, रवि के पास आपका अकाउंट था, तो रवि ने सीधा ही आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा दिए, ठीक है। रवि ने क्या किया, आपके अकाउंट में सीधे ही पैसे डिपॉजिट करवा दिए, तो पैसे आपके कैश कॉलम में यानी पासबुक के क्रेडिट साइड में डिपॉजिट हो गए, यानी कि बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होते, पासबुक आपका 10,000 ज्यादा शो करेगा। पर यहाँ अभी कोई एंट्री नहीं की है, क्योंकि यहाँ अभी तक लिखा नहीं गया है कि वो डिपॉजिट हुए हैं या नहीं हुए, तो इस कारण से इन दोनों का जो बैलेंस है वो अभी मैच नहीं करेगा। तो देखो कुछ ग्राहक सीधे बैंक में फर्म के खाते में रुपए जमा करा देते हैं, बैंक फर्म के खाते को क्रेडिट कर देता है, परंतु फर्म अपनी कैश बुक में एंट्री बैंक से सूचना प्राप्त होने के बाद ही करती है। तो इस कंडीशन में कैश बुक और पासबुक में अंतर रहता है। अब देखो सेम इससे रिलेटेड ही है ये पॉइंट भी, बैंक द्वारा विनियोगों पर ब्याज प्राप्त और लाभांश, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। कई बार बैंक अपने ग्राहकों की तरफ से विनियोगों पर ब्याज और लाभांश प्राप्त करता है, ठीक है, और प्राप्त करते ही खाते के क्रेडिट कर देता है, परंतु फर्म को इसकी सूचना नहीं मिल पाती। जैसे कि आपको, क्योंकि आजकल तो सारा ऑनलाइन ही होता है, तो जो भी आपको किसी भी कंपनी से इंटरेस्ट मिलना है, डिविडेंड मिलना है,
तो वो सीधे आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है, चाहे वो इंटरेस्ट हो चाहे डिविडेंड हो, सीधे ही आपके अकाउंट में अगर डिपॉजिट हो जाता है तो वो आपकी पासबुक में तो लिखा जाता है, बट आपकी कैश बुक में आप तब तक नहीं लिखते जब तक बैंक आपको इसकी सूचना नहीं दे देता। तो इस कारण से कैश बुक का बैलेंस जो है पासबुक के बैलेंस से कम शो करेगा। इसके बाद आता है हमारा, ये हमने पढ़े अभी इतने सारे कारण हमने यही पढ़े थे कि टाइम गैप के कारण कौन कौन से जो पॉइंट है जिसकी वजह से आपकी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ जाता है। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस कॉज बाय एरर। एरर मतलब कोई मिस्टेक होने की वजह से, ट्रांजैक्शन में मिस्टेक होने की वजह से या रिकॉर्डिंग में मिस्टेक होने की वजह से कौन कौन क्या क्या डिफरेंस आ सकता है। देखो, किसी ग्राहक को, सबसे पहले हम लेते हैं पॉइंट वाइज, फर्म के द्वारा लेन देन के लेखांकन में अशुद्धियां, फर्म जो ट्रांजैक्शन करती है उसमें ही अगर मिस्टेक हो गई हो तो किसी ग्राहक को चेक दिया, फर्म ने चेक इश्यू किया बट कैश बुक में एंट्री करना भूल गई। अगर आप चेक इश्यू करते हो और कैश बुक में एंट्री नहीं करते हो तो आपकी कैश बुक और पासबुक दोनों नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने ये भूल की अशुद्धि कर रखी है। बैंक में चेक जमा कराने के लिए भेजा परंतु कैश बुक में एंट्री करना भूल गए। आपके कस्टमर से आपके पास एक चेक आया हुआ था, वो चेक आपने बैंक में भेज दिया बट आपने कैश बुक में नहीं लिखा, तो दोनों बुक जो है कैश बुक और पासबुक का दोनों का टोटल नहीं मिलेगा। थर्ड है कैश बुक के बैंक खाने का जोड़ और शेष निकालने में त्रुटि हो जाना। जो कैश बुक है, कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसका जो बैलेंस निकालते हैं, अगर या तो उसमें टोटल करते वक्त मिस्टेक हो जाए या उसका हम जो बैलेंस डिफरेंस निकाल रहे हैं उसमें अगर मिस्टेक हो जाए तो भी दोनों जो बुक है कैश बुक और पासबुक दोनों का टोटल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है बैंक द्वारा लेन देनों के लेखांकन में अशुद्धियां। ये तो थी फर्म के तरफ से लेन देन करने में अशुद्धियां हो जाती है, एरर हो जाती है। अब देखो बैंक की तरफ से भी कुछ मिस्टेक हो जाती है। एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय बैंक। कभी कभी बैंक व्यापारी के खाते में कोई गलत एंट्री कर देता है, या तो किसी के अकाउंट से पैसे डिडक्ट करने की एंट्री हो जाती है बाय मिस्टेक, या किसी के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट होने की एंट्री हो जाती है। इससे क्या होगा, कैश बुक और पासबुक जो है दोनों का टोटल नहीं मिलेगा और दोनों में क्या होगा, डिफरेंस आएगा। तो ये थी एरर कमिटेड बाय रिकॉर्डिंग इन ट्रांजैक्शन। तो ये दोनों तरफ से ही देखो, एरर तो अशुद्धियां दोनों तरफ से ही हो सकती हैं, फर्म की तरफ से भी हो सकती हैं और आपकी बैंक की तरफ से भी हो सकती है। तो ये कॉज थी हमारे जो टाइम गैप के कारण और बाय मिस्टेक या एरर की वजह से हो सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बैंक समाधान विवरण की आवश्यकता और महत्व क्या है। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसकी आवश्यकता देखो किस कारण से बनती है। सबसे पहला है कैश बुक का पासबुक से मिलान करने पर उन एरर्स का पता चल जाता है जो किसी भी बुक में हो गई हो, फिर इसको ठीक किया जाता है। दोनों का अगर मैच करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी एरर क्या हुई है, तो उस एरर का आपको पता चल जाएगा, बाद में आप उस एरर को ठीक कर सकते हो। सेकंड है इस विवरण से हमें सही बैंक शेष का, यानी कि आपको अगर BRS बनाते हो तो इससे आपको बैंक बैलेंस का एक्यूरेट अमाउंट का ज्ञान हो जाता है। आजकल तो ऑनलाइन है तो 2 रुपए डले हैं तो भी आपके पास तुरंत मैसेज आ जाता है, आजकल तो नॉलेज हो जाती है। पर पहले के टाइम में क्या होता था, आपको जल्दी से पता नहीं चलता था, तो उस टाइम ये सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता था। जो बैंक बैलेंस का ज्ञान होने की बात है इसका। थर्ड है इन दोनों बहियों में मिलान करने पर हमें रोकड़ बही में उचित संशोधन करने में सहायता मिलती है। कैश बुक में अगर कोई करेक्शन करनी है, जो मिस्टेक हो गई है, तो आप पासबुक की हेल्प से आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट आपका पॉइंट है यह विवरण फर्म के कर्मचारियों, देखो फर्म के कर्मचारियों और बैंक के कर्मचारियों को गबन करने से रोकता है, क्योंकि कर्मचारियों को पता होगा, फर्म के कर्मचारी और बैंक के दोनों कर्मचारियों को पता होगा कि कैश बुक और पासबुक दोनों का बिजनेसमैन मिलान करेगा और जो भी एरर आएगी उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, इन दोनों के एम्प्लॉय होंगे, इसलिए वो गबन नहीं करेंगे। तो इसलिए गबन होना या फ्रॉड होने के चांसेस वो कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। फिफ्थ है बैंक समाधान विवरण से बैंक द्वारा
चेक के वसूल करने में की गई देरी का पता भी चल जाता है। और अगर आप बीआरएस बनाते हो तो इससे आपने चेक लगाया है और वो चेक कितने दिन में आपका क्लियर हुआ है, उसमें कितना टाइम लगा है, उस टाइम के जो है या देरी है उसका रीजन भी आपको पता चल जाता है। सिक्स्थ है, यह विवरण उन चेक का पूरा ब्यौरा रखने में सहायक है जो बैंक में वसूली के लिए भेजे हैं। कई बार क्या होता है, आप बैंक में वसूली के लिए चेक भेज देते हो और अगर रिकॉर्ड नहीं करते हो तो आपको समस्या आ सकती है। बट अगर आप बीआरएस बनाते हो तो जो भी चेक आप बैंक में वसूली के लिए भेजते हो तो आप उनका पूरा रिकॉर्ड रखते हो और जो बीआरएस है वो इसमें हेल्पफुल होता है। तो ये आज हमारा थ्योरी कंसेप्ट था। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।